हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे हेल्थ के बारे में और स्ट्रेस देंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है या पब्लिक हेल्थ क्या है और इससे रिलेटेड क्या फैक्टर्स हैं जो इस पे असर डालता है। तो हेल्थ एक डायनेमिक कंसेप्ट है। जो WHO का डिफिनेशन है वो कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. पब्लिक हेल्थ होता है किसी कम्युनिटी के एफर्ट्स को, ताकि कोई भी डिजीज़ वो प्रिवेंट कर पाए वो कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में हेल्थ को प्रमोशन मिले। तो मैं बताना चाहूँगा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ बटे हुए हैं। सबसे पहले हैं पॉजिटिव हेल्थ। ये है पॉजिटिव हेल्थ होता है किसी बंदे को अगर सेटिस्फेक्शन हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो उसको, और वो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो दूसरों से और अपने इन्वायरमेंट से, जिससे उसकी खुशियाँ बढ़ती हो और जिससे उसकी उम्र बढ़ती हो, तो वो होता है पॉजिटिव हेल्थ। फिर आया उसके बाद बेटर हेल्थ। तीसरा है फ्री फ्रॉम सिकनेस। चौथा है ऑप्टिमम हेल्थ। ये भी एक डायनेमिक कंसेप्ट है और ये डिपेंड्स करता है फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस पे। इन सब पे ये डिपेंड करता है। और पांचवा हुआ अनरिकॉग्नाइज सिकनेस। फिर हुआ माइल्ड सिकनेस, जिसको माइनर मॉर्बिडिटी भी कह सकते हो। फिर हुआ मॉडरेट टू सीवियर सिकनेस, जिसको सीरियस मॉर्बिडिटी भी कह सकते हो। उसके बाद हुआ डेथ, मोर्टेलिटी। ये है हेल्थ के कुछ स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ डिफिनेशंस आपको याद रखने हैं। जैसे इलनेस हुआ। इलनेस एक सब्जेक्टिव सेंस है अनवेल होने का, मतलब जब हमें फीलिंग आ जाता है कि हम ठीक नहीं हैं, तो उस सेंस को कहते हैं इलनेस। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, जैसे किसी को डिस्कम्फर्ट, टायर्डनेस और जनरल मैलेस होता है, उसे इलनेस कहते हैं। सिकनेस होता है किसी सोशल या कल्चरल बिलीफ पे डिपेंड करता है कि कोई हेल्थ कंडीशंस हो, उसका उस सोशल और कल्चर में कैसे उस इलनेस के साथ रिएक्ट्स करते हैं, उसे कहते हैं सिकनेस। और डिजीज़ हुआ जब फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो किसी में, वो हुआ डिजीज़। तो इसी तरह हेल्थ के कुछ डायमेंशन भी हैं। मतलब हेल्थ पे जो भी कंपोनेंट्स इफ़ेक्ट करता है या असर डालता है, वो हुआ डायमेंशंस, हेल्थ के डायमेंशन। जैसे फिज़िकल हेल्थ में मतलब बॉडी की कंपोजिशन, डेवलपमेंट, फंक्शन, मेंटेनेंस का स्टेट क्या है, वो हुआ फिज़िकल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ हुआ वो इमोशंस के साथ कैसे कोप करता है, इमोशंस को कैसे एक्सेप्ट करता है। इंटेलेक्चुअल हेल्थ हुआ कि उसमें समझने की और नॉलेज की क्षमता कितनी है। स्पिरिचुअल हेल्थ हुआ ये पर्सनल बिलीफ्स और वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हो फाइनेंशियल हेल्थ होता है कि किसी के पास जो जितना मनी होगा वो उसको कैसे यूज़ करता है, अपने नीड्स को, अपने हैबिट्स को, और जो भी टूल्स है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कैसे यूज़ करता है, वो हुआ फाइनेंशियल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हुआ कोई भी पर्सन जिसको अपने काम से उसकी लाइफ में उसको कितनी खुशियाँ मिलती है ये, या कितनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हुआ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सोशल हेल्थ हुआ किसी बंदे का उसके
माहौल में या कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है या वो कितना इनकरेज करता है, वो हुआ सोशल हेल्थ। इन्वायरमेंट हेल्थ हुआ आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्लेनेट को ह्यूमंस के लिए हेल्दी बना रखने के लिए जो भी आपके विचार हो या जो भी आपके कंट्रीब्यूशन हो, वो डिफाइन करता है इन्वायरमेंट हेल्थ। इसी तरह हेल्थ के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी बंदे की हेल्थ को डिफाइन करता है या इफ़ेक्ट्स करता है। वो होता है एज, जैसे कुछ बीमारियां एज रिलेटेड होते हैं, कुछ जेंडर रिलेटेड होते हैं, कुछ जेनेटिक रिलेटेड होते हैं, कुछ रेस रिलेटेड होते हैं, कुछ लिटरेसी स्टेटस भी असर डालता है हेल्थ पे, मतलब उनका लेवल ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो कल्चरल स्टेटस, हेल्थ केयर सिस्टम किसी कंट्री का कैसा है, ये भी असर डालता है। और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ है और हेल्थ एंड इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब असर डालते हैं किसी बंदे के या किसी इंडिविजुअल के हेल्थ पे। ठीक है। फिर आता है कॉजेशन ऑफ डिजीज़। बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई हैं डिजीज़ के कॉज को समझाने के लिए। उनमें से कुछ नोटेबल जो थ्योरीज है उसमें सुपर नेचुरल कॉज होता है, जैसे इविल स्पिरिट, रेथ ऑफ गॉड्स, पनिशमेंट ऑफ इविल डीड्स, मतलब ये ऊपर वाले ने करा है या किसी भूत ने करा है, ये सब आता है सुपर नेचुरल कॉज में। कंटेगियन थ्योरी हुआ बेड एयर की वजह से। ये थ्योरी तब था कि कोई भी बीमारी क्यों होता है, उस टाइम बताया था कि बेड एयर की वजह से होता है, या क्लोज कांटेक्ट विद डिजीज पर्सन की वजह से जो होता है, वो कंटेगियन थ्योरी में आता है। फिर 19वीं सेंचुरी में जर्म थ्योरी आया। रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने बताया कि ये डिजीज़ किसी माइक्रोब के थ्रू होता है या किसी जर्म के थ्रू होता है। फिर इस जर्म थ्योरी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक जर्म या माइक्रोब तो होता ही नहीं। इसी तरह फिर आया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। इसमें ये बताया गया कि डिजीज़ एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से होता है, या इनके इंटरेक्शन की वजह से इनके इक्विलिब्रियम में अगर गड़बड़ी आए तब फिर होता है डिजीज़। इसमें होता क्या है, एजेंट क्या होता है जो डिजीज़ कॉज करता है, होस्ट होता है जिसमें डिजीज़ होता है, और इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट में एजेंट और होस्ट का इंटरेक्शन होता है। और इसी तरह फिर आया वेब ऑफ कॉजेशन, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारे कॉज आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस डिजीज़ को कॉज करता है। फिर ये थ्योरी आ गया थ्योरी ऑफ वेब ऑफ कॉजेशन। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होता है द कंप्लीट कोर्स ऑफ डिजीज़ फ्रॉम द टाइम ए ह्यूमन होस्ट इज एक्सपोज टू द डिजीज एजेंट इन एन एनवायरनमेंट टू इट इज फाइनल आउटकम। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होता है कोई भी डिजीज़ के कंप्लीट कोर्स को, एजेंट के साथ होस्ट एक्सपोज हुआ है और डिजीज़ के फाइनल आउटकम तक, इस पीरियड को बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो इस दो फेस में बटा हुआ है। एक हुआ प्री पैथोजेनेसिस, जिसमें एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट तो होता है, या इन्वायरमेंट में एजेंट और होस्ट तो होता है, पर इनमें इंट्रैक्शन नहीं हुआ होता है, इम्बैलेंस नहीं हुआ होता। इसके बाद फिर पैथोजेनेसिस फेस आता है। अब इस फेस को भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक इंक्यूबेशन फेस भी आता है पैथोजेनेसिस फेस में। उसके बाद आता है अर्ली पैथोजेनेसिस फेस, जिसको प्रीसिम्प्टोमेटिक फेज बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़ में।
क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत लेट होता है, मतलब इसमें डिजीज़ प्रोसेस तो शुरू हो चुका होता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स निकलता है वो बहुत लेट फेज में जा चुका होता है। लेट पैथोजेनेसिस फेज में आता है फिर क्लिनिकल स्टेज, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स आता है या कोई भी लीजन डेवलप हो जाता है। फिर ये डिपेंड करता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पे। या तो इलनेस करके रिकवर हो जाता है बंदा, या तो फिर वो इलनेस एडवांस डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर किसी में एडवांस डिजीज़ फिर कन्वोलेसेंस में बदल जाता है, या फिर ये डिजीज़ क्रोनिक बन के चाहे डिसेबिलिटी कॉज करता है या डिफेक्ट कॉज करता है, या उसका उस बंदे का या उस पेशेंट का डेथ कराता है। तो ये हुआ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो अगर आप इस पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस या प्री पैथोजेनेसिस या अगर आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप प्रिवेंशन कर पाएंगे। प्रिवेंशन, फिर आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होता है, ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के लेवल के कुछ फेस हैं, जिसमें अगर आप इंटरवेंशन करेंगे उस लेवल पे तो या तो बीमारी रुक जाएगी या तो सफरिंग कम हो जाएगा। ये हुआ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो इसको भी 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मींस प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर अभी आया नहीं होता है। मान लो बच्चे जो सिगरेट नहीं पीते, तो उनमें अगर रिस्क फैक्टर नहीं है, उसको हम एडवांस में समझा के रखें कि आपने सिगरेट नहीं पीना है। ये हुआ अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, अवॉइडेंस ऑफ डेवलपिंग रिस्क फैक्टर्स, ये आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। लेकिन अगर आप किसी बंदे को बोलते हो, जो सिगरेट स्मोकर को बोलते हैं, आप सिगरेट पीना बंद कर दें, ये हुआ प्राइमरी प्रिवेंशन। मीन्स इस बंदे सिगरेट पी रहा है तो रिस्क फैक्टर्स तो है ही उसमें एक, तो लेकिन आप उसको सिजेशन कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, उसको डिजीज़ डेवलप होने से पहले आप उसको रोक रहे हो। ये हुआ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन भी आप 2 टाइप के हैं मेन। हेल्थ प्रमोशन, जैसे आपको समझाया पर्सनल हाइजीन, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। और दूसरा आया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को होने ना दे, यह होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल है वैक्सीनेशन, बहुत सारे वैक्सीनेशन जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक वैक्सीन एक बीमारी को रोक देता है। इसी तरह फूड फोर्टिफिकेशन हुआ, जैसे साल्ट को हम आयोडाइज करते हैं ताकि ग्वाइटर की बीमारी ना हो, वो फूड फोर्टिफिकेशन। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब बंदे में ये वो मेजर होता है जिसमें डिजीज़ के प्रोग्रेस को हम बहुत जल्दी रोक देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये हम कर सकते हैं अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट की वजह से, बीमारी को जल्दी डायग्नोस करना और जल्दी ठीक कराना, या उस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन आने का वेट नहीं करना। ये हुआ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब टर्शियरी प्रिवेंशन होता है, इसमें डिजीज़ एडवांस स्टेज में जा चुका है। अब उस डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी में इम्पेयरमेंट आ जाता है या डिसेबिलिटी आ जाता है, तो इनको इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ को कम करने के लिए जो हम इक़दाम उठाते हैं वो हुआ टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें कोशिश यही होता है कि पेशेंट जो अपने लाइफ के साथ एडजस्ट कर पाए। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है, इरिवर्सिबल चेंज होने से पहले अगर किसी भी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन को अगर हम रोके, वो हुआ डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिजीज़ का ऑलरेडी पता है आपको, ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है किसी भी
पैथोलॉजी की वजह से। और इम्पेयरमेंट होता है किसी भी का कोई हिस्सा डैमेज होना या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, बॉडी के कुछ फंक्शन में ख़राबी आना किसी भी डिजीज़ की वजह से, वो होता है इम्पेयरमेंट। और डिसेबिलिटी होता है उस इम्पेयरमेंट की वजह से अगर वो कुछ फंक्शन नहीं कर पाते हैं, कुछ फंक्शन, उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी। हैंडीकैप होता है किसी भी पर्सन की इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से अगर वो अपने सोसाइटी में एक रोल अदा ना कर पाए, वो होता है हैंडीकैप। कोई भी डिफेक्ट या डिसेबिलिटी को कम करने के लिए कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उसके फंक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश करें, उसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। द टर्शियरी प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डिफेक्ट और डिसेबिलिटी सो एज टू रिस्टोर द फंक्शन एज मच एज पॉसिबल। तो ये रिहैबिलिटेशन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मेडिकल रिहैबिलिटेशन, जैसे वो टोटल नी आर्थोप्लास्टी। वोकेशनल हुआ जिसमें हम ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू उस हैंडीकैप पर्सन को या डिसेबल पर्सन को या इम्पेयर्ड पर्सन को हम उसके लाइवलीहुड को कमाने की क्षमता को हम ला पाए, थोड़ी बहुत कमाने की क्षमता को हम ला पाए, वो वोकेशनल। सोशल हुआ ताकि इसमें कोशिश यही होता है कि वो बंदा अपने फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर कर पाए। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में उस बंदे की कॉन्फिडेंस और पर्सनल डिग्निटी को वापस लाने की कोशिश होती है। यह हुआ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। थैंक यू।